मानव स्मृति परिचय। स्मृति हमारे जीवन में किस प्रकार का खेल करती है, इससे हम सभी अवगत हैं। क्या आपने कभी इस कारण उलझन महसूस की है कि किसी जानवर व्यक्ति से आप बात कर रहे थे, उसका नाम आपको याद नहीं आ रहा था, या दुश्चिंतित और असहाय महसूस किया है जब परीक्षा से एक दिन पहले आपने जो कुछ अच्छी तरह से याद किया था वह परीक्षा के दौरान याद नहीं आ रहा है, या खुद को उत्साहित महसूस किया है क्योंकि जो प्रसिद्ध कविता आपने बचपन में याद की थी बिना किसी त्रुटि के आप उसकी पंक्ति दोहरा सकते हैं। स्मृति वास्तव में मनुष्य की एक अत्यंत रोचक किंतु घटना जटिल शक्ति है। हम कौन हैं, हमारे वैयक्तिक संबंधों को बनाए रखने में, हमारी समस्या का समाधान करने में तथा निर्णय लेने जैसे कार्यों में यह हमारी मदद करती है। चूंकि स्मृति सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षण, चिंतन तथा समस्या समाधान में प्रमुख है, ये तवे मनोवैज्ञानिकों ने यह जानने का प्रयास किया है कि किस प्रकार सूचना स्मृति में क्रमबद्ध की जाती है, किस युक्ति से लंबे समय तक धारित की जाती है, स्मृति किन कारणों से खो जाती है और किन प्रविधियों द्वारा स्मृति में सुधार लाया जा सकता है। इस अध्याय में हम स्मृति के इन सभी पक्षों की जांच करेंगे तथा स्मृति तंत्र को समझने के लिए प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों का अवलोकन करेंगे। स्मृति पर किए गए मनोवैज्ञानिक शोध का इतिहास लगभग 100 साल का है। स्मृति के पहले क्रमिक अध्ययन का श्रेय हरमन एबिंगहॉस को जाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 1885 के जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने ऊपर ही कई प्रयोग किए और पाया कि हम कोई भी अधिगम्य सामग्री समान गति से या पूरी तरह से भूल नहीं जाते। प्रारंभ में भूलने की गति तेज होती है किंतु क्रमशः यह स्थिर हो जाती है। एक अन्य दृष्टिकोण बेड्रिक बर्टलेट 1932 द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसके अनुसार स्मृति निष्क्रिय नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। सार्थक शाब्दिक सामग्री जैसे कहानी और गद्यांश की सहायता से उन्होंने प्रदर्शित किया कि स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी हम स्मरण और संचित करते हैं उसमें समय के साथ बहुत परिवर्तन और संशोधन होते हैं। ये तवे जो प्रारंभ में हमने याद किया था और बाद में उसका पुनरुद्धार या प्रत्याहान किया, उसमें गुणात्मक भेद होते हैं। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने स्मृति के शोध को महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। इस अध्याय में समुचित स्थानों पर हम अनेक योगदान का पुनर्लोकन करेंगे। स्मृति स्वरूप स्मृति किसी सूचना को एक समय तक धारित करना तथा उसका प्रत्याहान करना, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का संज्ञानात्मक कार्य किया जाना है। कभी किसी सूचना को किसी क्षणों के लिए रोक कर रखना होता है। उदाहरणतः एक अपरिचित टेलीफोन नंबर को तब तक धारित रखना पड़ता है जब तक कि आप टेलीफोन यंत्र तक उस नंबर को डायल करने के लिए पहुंच नहीं जाते, या अपनी स्कूल के प्रारंभिक दिनों में जोड़ घटाव करने की जो विधि आपने सीखी थी वह कई वर्षों बाद भी याद रहती है। स्मृति एक प्रक्रिया है जिसमें 3 स्वतंत्र किंतु अंतर संबंधित अवस्थाएं होती हैं। ये है कूट संकेतन, इनकोडिंग, भंडारण, स्टोरेज एवं पुनरुद्धार, रिट्राइवल। कोई भी सूचना जो हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है वह इन अवस्थाओं से अवश्य प्रवाहित होती है, और कूट संकेतन पहली अवस्था है जिसका तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सूचना स्मृति तंत्र में पहली बार पंजीकृत की जाती है ताकि इसका पुनः उपयोग किया जा सके। जब भी कोई बाह्य उद्दीपक हमारी ज्ञान इंद्रियों को प्रभावित करता है तो वह तंत्रिका आवेग उत्पन्न करता है और इन्हें हमारे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में पुनः प्रक्रमण के लिए ग्रहण किया जाता है। कूट संकेतन में आने वाली सूचना को ग्रहण किया जाता है तथा उसे कोई अर्थ भी उत्पन्न किया जाता है। उसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि उसका पुनः प्रक्रमण किया जा सके। वो भंडारण स्मृति की द्वितीय अवस्था है। सूचना जिसका कूट संकेतन किया गया है उसका भंडारण भी आवश्यक है जिससे उस सूचना का बाद में उपयोग किया जा सके। अतः भंडारण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा सूचना कुछ समय सीमा तक धारण किया
की जाती है। स्व पुनरुद्धार स्मृति की तीसरी अवस्था है। सूचना का उपयोग सभी तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपनी स्मृति से उसे वापस प्राप्त करने में समर्थ हो। विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक कार्य जैसे समस्या समाधान, निर्णायक इत्यादि को करने के लिए जब संचित सूचना को पुनः चेतना में लाया जाता है तो इस प्रक्रिया को पुनरुद्धार कहा जाता है। यह एक रोचक तथ्य है कि स्मृति की विफलता इनमें से किसी भी अवस्था में हो सकती है। आप किसी सूचना का पुनः स्मरण इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने उसका ठीक ढंग से कूट संकेत नहीं किया या उसका भंडारण कमजोर था, अतः आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनरुद्धार नहीं किया जा सका। सूचना प्रक्रमण उपागम अवस्था मॉडल। प्रारंभ में यह समझा जाता है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं या अनुभव करते हैं उस समस्त सूचनाओं को संचित करने की क्षमता स्मृति में होती है। इसे एक बृहद भंडार की भांति समझा जाता था जिससे आवश्यकता पड़ने पर उस सूचना को वहां से निकालकर उसका उपयोग किया जा सके। किंतु कंप्यूटर के आविष्कार से मानव स्मृति को भी उसी तंत्र के रूप में देखा जाने लगा जिसमें सूचनाओं प्रक्रमण का कंप्यूटर की भांति होती है। दोनों ही बड़ी मात्रा में सूचना का पंजीकरण, भंडारण और उसमें फेरबदल करते हैं और इसके फेरबदल के परिणाम स्वरूप कार्य करते हैं। यदि आपने कभी कंप्यूटर पर काम किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें एक अस्थायी स्मृति, यादृच्छिक अधिगम स्मृति और एक अस्थायी स्मृति जैसे हार्ड डिस्क कार्य होती है। कार्यक्रम आदेश के आधार पर कंप्यूटर अपनी स्मृति की सूचना में फेरबदल करके उत्पादित सूचना को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार मनुष्य भी सूचना को पंजीकृत करता है, संचित करता है तथा आवश्यकता अनुसार संचित सूचना में फेरबदल करता है। उदाहरणतः जब आपको किसी गणितीय समस्या का समाधान करना हो तो गणितीय सक्रिय से संबंधित स्मृति जैसे भाग या घटाव इत्यादि का उपयोग किया जाता है और इससे स्मृति क्रियाशील होती है तथा समस्या का भी समाधान उत्पादित सामग्री के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसे सादृश्य से प्रेरित होकर एटकिंसन एवं शिफ्रिन ने 1968 में स्मृति का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया जिसे अवस्था मॉडल, स्टेज मॉडल के रूप में जाना जाता है। स्मृति तंत्र संवेदी, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्मृतियां। अवस्था मॉडल के अनुसार स्मृति तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी एवं दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। प्रत्येक तंत्र की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं तथा इनके द्वारा संवेदी सूचनाओं के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार निष्पादित किए जाते हैं। चित्र 7.1 देखें। आइए देखें ये तंत्र क्या है। सूचना संवेदी स्मृति चित्रात्मक दृष्टि, प्रति ध्यानात्मक, ध्वनि एवं अन्य संवेदनाएं। संचयी क्षमता बृहद अवधि 1 सेकंड से कम अवधान। अल्पकालिक स्मृति संचयी क्षमता कम अवधि 30 सेकंड से कम विस्तार परक पूर्वाभ्यास। दीर्घकालिक स्मृति अस्थायी संचय क्षमता असीमित अवधि जीवन पर्यंत। चित्र 7.1 स्मृति की अवस्था मॉडल प्रस्तुत की गई है। संवेदी स्मृति कोई भी नया सूचना पहले संवेदी स्मृति में आती है। संवेदी स्मृति की संचयी क्षमता तो बहुत होती है किंतु इसकी अवधि बहुत कम होती है, 1 सेकंड से भी कम। यह एक ऐसी स्मृति तंत्र है जो प्रत्येक संवेदना को परिशुद्धता से ग्रहण करता है। अक्सर इस तंत्र को संवेदी स्मृति या संवेदी पंजिका कहते हैं क्योंकि इसमें समस्त संवेदनाएं यहाँ उद्दीपक की प्रतिकृति के रूप में ही संग्रहित की जाती हैं। यदि आपने कभी दृश्य उत्तर बिंब बल्ब बुझ जाने के बाद भी जो छाया रही जाती है उसका अनुभव किया हो या आवाज के बंद हो जाने के बाद भी उसकी प्रतिध्वनि सुनी हो तो इसका तात्पर्य है कि आप चित्रात्मक एवं प्रतिध्वन्यात्मक संवेदी पंजिका से परिचित हैं। अल्पकालिक स्मृति, आप इस बात से सहमत होंगे कि हम उन सभी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते जो हमारे संवेदी ग्राहकों को प्रभावित करती हैं। जिन सूचनाओं पर हम ध्यान देते हैं वे हमारी द्वितीयक स्मृति भंडार में प्रवेश करती हैं जिसे अल्पकालिक स्मृति कहा जाता है, जो थोड़ी सूचना को थोड़े समय तक सामान्य 30 सेकंड या उससे कम ही रख पाती है। एटकिंसन एवं शिफ्रिन के अनुसार अल्पकालिक स्मृति में सूचना का कूट
संकेत मुख्य रूप से ध्यानात्मक होता है। यदि इसका निरंतर अभ्यास न किया जाए तो 30 सेकंड से भी कम में ही अल्पकालिक स्मृति से बाहर चली जाती है। ध्यान दीजिए कि अल्पकालिक स्मृति कमजोर तो होती है, लेकिन संवेदी पंजिका की भांति नहीं, जहां 1 सेकंड से भी कम समय में सूचना का क्षय हो जाता है। दीर्घकालिक स्मृति ऐसी सामग्री जो अल्पकालिक स्मृति की क्षमता एवं धारण अवधि की सीमाओं को पार कर जाती है, वह दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करती है, जिसकी क्षमता व्यापक है। यह स्मृति का ऐसा अस्थायी भंडार है जहां सूचनाएं चाहे वह कितनी भी नई क्यों न हो, जैसे आपने कल क्या नाश्ता किया था से लेकर इतनी पुरानी, जैसे आपने अपना छठा जन्मदिन कैसे मनाया था, सभी संचित होती हैं। यह प्रदर्शित किया गया है कि कोई सूचना एक बार दीर्घकालिक स्मृति के भंडार में चली जाती है तो उसे हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि वह शब्दार्थ कूट संकेतक अर्थात किसी सूचना का क्या अर्थ है द्वारा संग्रहित की जाती है। आप जिस सूचना को भूलते हैं वह पुनरुद्धार की विफलता के कारण होती है। पुनरुद्धार की विफलता कई कारणों से ही हो सकती है, जिसकी चर्चा हम इस अध्याय में आगे करेंगे। अभी तक हमने अवस्था मॉडल के संरचनात्मक स्वरूप का ही चर्चा की है। जिन प्रश्नों के उत्तर अभी शेष हैं वे हैं, सूचना एक भंडार से दूसरे भंडार तक कैसे पहुंचती है। बॉक्स 7.1 कार्यकारी स्मृति। हर साल के वर्षों में मनोवैज्ञानिकों ने सुझाया है कि अल्पकालिक स्मृति एक की नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत से घटक हो सकते हैं। अल्पकालिक स्मृति का यह बहुघटकीय दृष्टिकोण सबसे पहले बेडले ने 1986 में प्रस्तावित किया था। उन्होंने सुझाया कि अल्पकालिक स्मृति निष्क्रिय भंडार नहीं है, बल्कि एक कार्यमेज है जिस पर स्मृति की बहुत प्रकार की सामग्री रखी रहती है। जब जब लोग विभिन्न संज्ञानात्मक कार्य करते हैं तब तब इस सामग्री का लगातार उपयोग किया जाता है, इसको नियंत्रित और परिवर्तित किया जाता है। इस कार्यमेज को कार्यकारी स्मृति कहा जाता है। इस कार्यकारी स्मृति का पहला घटक स्वनिमित घेरा है, जिसमें ध्वनियों की सीमित संख्या होती है और अगर उनको दोहराया न जाए तो वे 2 सेकंडों के भीतर क्षय हो जाती हैं। इसमें इस स्मृति का दूसरा घटक दृष्टि स्थानिक स्केच पैड है, जिसमें चाक्षुक और स्थानिक सूचनाएं संचित होती हैं। इस स्केच पैड की क्षमता स्वनिमित घेरों की तरह सीमित होती है। इस स्मृति का तीसरा घटक, जिसको बेडले केंद्रीय प्रबंधक कहता है, उस सूचनाओं को स्वनिमित घेरे से दृष्टि स्थानिक स्केच पैड से तथा दीर्घकालिक स्मृति से संगठित करता है। एक सच्चे प्रबंधक की तरह वे अवधानिक साधनों का नियंत्रण करता है। इन साधनों को दिए हुए संज्ञानात्मक कार्य को करने के लिए आवश्यक भिन्न सूचनाओं को वितरित करता है और व्यवहार का परिवीक्षण नियोजित और नियंत्रण करता है, और किसी तंत्र के द्वारा वह एक विशिष्ट स्मृति भंडार में संग्रहित रहती है। आइए देखें ऐसा कैसे होता है। सूचनाएं एक भंडार से दूसरे भंडार तक कैसे पहुंचती है। इस प्रश्न के उत्तर में एंटकिंसन एवं शिफ्रिन ने नियंत्रण प्रक्रिया का विस्तार प्रस्तुत किया है, जो स्मृति के विभिन्न भंडारों से सूचना के प्रवाह का परिवीक्षण करती हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वे सभी सूचनाएं जो हमारे संवेदी ग्राहक प्राप्त करते हैं पंजीकृत नहीं की जाती है। यदि ऐसा होता तो कल्पना कीजिए कि हमारे स्मृति तंत्र पर कितना दबाव होता। केवल वे ही सूचना जिस पर ध्यान दिया जाता है हमारे संवेदी ग्राहकों द्वारा अल्पकालिक स्मृति में प्रवेश करता है। जैसे कि अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि चयनात्मक अवधान पहली नियंत्रण प्रक्रिया है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कौन सी सूचना संवेदी ग्राहकों से अल्पकालिक स्मृति में प्रवेश करेगी। ऐसे संवेदी चिन्ह जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता शीघ्र ही धूमिल हो जाते हैं। अल्पकालिक स्मृति फिर दूसरी नियंत्रण प्रक्रिया अनुरक्षण पूर्वाभ्यास को सक्रिय करती है, जिससे सूचना को वांछित समय तक धारित किया जा सके। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, यह पूर्वाभ्यास सूचना को दोहरा कर अनुरक्षित करता है तथा जब पूर्वाभ्यास रुक जाता है तब सूचना की क्षति हो जाती है। अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक और नियंत्रण प्रक्रिया जो अल्पकालिक स्मृति में गतिशील होती है, खंडियन विधि चुंकिंग है। इसके द्वारा अल्पकालिक स्मृति की क्षमता जो वैसे तो 7 ± 2 होती है बढ़ाई जा सकती है। क्रियाकलाप 7.1 उदाहरण, यदि आपको अंकों की एक श्रृंखला याद करनी हो, जैसे
194719492004। ध्यान दें कि संख्या अल्पकालिक स्मृति की क्षमता से अधिक है तो आप 1947, 1949 और 2004 के खंड बना सकते हैं तथा इसे भारतवर्ष की स्वतंत्रता का वर्ष, भारतीय संविधान को अपनाने का वर्ष तथा भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के तट क्षेत्रीय में सुनामी आने के वर्ष के रूप में याद कर सकते हैं। सूचना अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में विस्तार परक पूर्वाभ्यास के द्वारा प्रवेश करती है। अनुरक्षण पूर्वाभ्यास के विपरीत जिसमें मुख्य या वाचिक रूप से दोहराया जाता है, इसमें धारिता की जाने वाली सूचना को दीर्घकालिक स्मृति में पूर्व निहित सूचना के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए मानवता शब्द का अर्थ याद करना सरल होगा यदि पहले से हम करुणा, सत्य और सद्भावना के 100 प्रतियों का तात्पर्य जानते हैं हो। नई सूचना के साथ आप कितना शौचालय उत्पन्न कर सकते हैं, यह उसके अस्थायित्व को निर्धारित करेगा। विस्तार परक पूर्वाभ्यास में व्यक्ति एक सूचना को उससे उद्वेलित विभिन्न शौचालयों के आधार पर विश्लेषित करता है। इसमें सूचना को विभिन्न संभावित तरीकों से संगठित किया जाता है। सूचना को किस तार्किक ढांचे से विस्तृत किया जा सकता है, समान स्मृति से जोड़ा जा सकता है अथवा कोई मानसिक प्रतिमाएं बनाई जा सकती हैं। चित्र 7.1 स्मृति के अवस्था मॉडल को प्रदर्शित करता है जिसमें बने हुए तीर यह दिखाते हैं कि सूचना कैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक प्रवाहित होती है। अवस्था मॉडल का परीक्षण करने हेतु जो प्रयोग किए गए उसमें मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए हैं। जहां कुछ प्रयोग स्पष्ट क्रियाकलाप 7.1 नीचे लिखे गए अंकों की सूचना, प्रत्येक अंक को याद करने का प्रयत्न कीजिए। 19, 25, 49, 81, 121। अब इन्हें निम्न समूहों में याद करने का प्रयास कीजिए। 19, 25, 49, 81, 121। अंत में इन्हें निम्नलिखित तरीके से याद कीजिए: 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। आप इनमें क्या अंतर पाया? नीचे की पंक्ति में दी गई सूचना का एक अंक प्राप्त सेकंड की गति से पढ़िए तथा अपने मित्र को उसी क्रम में अंकों को दोहराने के लिए कहिए। सूची अंक 1 6 अंक 2 6 3 8 3 4 2 7 अंक 7 4 8 2 4 1 2 3 8 अंक 4 3 7 2 9 0 3 6 4 10 अंक 9 2 4 1 7 8 2 6 5 3 5 12 अंक 8 2 5 4 7 4 7 7 3 9 1 6। याद रखिए कि आपके द्वारा एक पंक्ति के सभी अंकों को पढ़ लेने के बाद आपका मित्र प्रत्याहान करेगा। आपके मित्र द्वारा प्रत्याहान की गई अंकों की सही मात्रा ही उसका स्मृति प्राप्तांक होगा। अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ अपने परिणाम की विवेचना कीजिए। यह सिद्ध करते हैं कि अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति वास्तव में दो भिन्न स्मृति भंडार है। वहीं अन्य प्रयोग ने इनका विभिन्नता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उदाहरणतः पहले दिखाया गया है कि अल्पकालिक स्मृति की सूचना प्रतिध्वन्यात्मक रूप से संकेतित की जाती है, जबकि दीर्घकालिक स्मृति की सूचना शब्दार्थक रूप से, किंतु बाद के प्रायोगिक प्रमाण यह प्रदर्शित करते हैं कि अल्पकालिक स्मृति में सूचना शब्दार्थ के रूप में, दीर्घकालिक स्मृति में प्रतिध्वन्यात्मक रूप में भी संकेतित की जा सकती है। 1970 में सैलिस एवं वारिंगटन ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया जो केएफ के नाम से जाना जाता था, जिसके प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध पर बाएं हिस्सा चोट के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। कालांतर में यह पाया गया कि उसकी दीर्घकालिक स्मृति तो सुरक्षित थी, किंतु अल्पकालिक स्मृति बुरी तरह से प्रभावित थी। अवस्था मॉडल यह इंगित करता है कि सूचना दीर्घकालिक स्मृति में अल्पकालिक स्मृति से होकर ही जाती है। यदि केएफ की अल्पकालिक स्मृति प्रभावित थी तो दीर्घकालिक स्मृति कैसे सामान्य थी? कई अन्य अध्ययनों ने यह प्रदर्शित किया है कि स्मृति की प्रक्रिया सभी सूचनाओं के लिए समान होती है, चाहे वे कुछ सेकंडों के लिए धारित की गई हो या कई
सालों के लिए। साथ ही स्मृति भंडारण को अलग किए बिना भी स्मृति को पर्याप्त रूप से समझा जा सकता है तथा इन सभी प्रमाणों के फलस्वरूप स्मृति की अन्य संकल्पना निर्धारण की विधि विकास हुआ, जिसे यह स्मृति के दूसरे मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रक्रमण स्तर दृष्टिकोण क्रैक एवं लॉकहार्ट द्वारा सन 1972 में प्रतिपादित किया गया था। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी नई सूचना का प्रक्रमण इस बात से संबंधित है कि उसका किस प्रकार से प्रत्यक्षण एवं विश्लेषण किया जा रहा है तथा उसे किस प्रकार से समझा जा रहा है। प्रक्रमण का स्तर यह सुनिश्चित करता है कि किस सीमा तक सूचना धारित की जाएगी। यद्यपि तब से इस दृष्टिकोण में कई संशोधन किए जा चुके हैं, किंतु फिर भी इसके मूलभूत पक्ष समान है। आइए इस दृष्टिकोण की विस्तार से जांच करें। केकर और लॉकहार्ट ने बताया कि सूचना का कई स्तरों पर विश्लेषण संभव है। कोई भी इसके भौतिक या संरचनात्मक गुणों के आधार पर विश्लेषण कर सकता है। उदाहरणतः बिल्ली शब्द के लिए कोई भी इस बात पर ध्यान दे सकता है कि वह बड़े अक्षरों में लिखा गया है या छोटे अक्षरों में, या उसकी स्याही का रंग कैसा है। यह प्रथम एवं सबसे निम्न स्तर का प्रक्रमण है। मध्य स्तर पर कोई शब्द इसके उच्चारण की ध्वनि पर ध्यान दे सकता है, अर्थात इसकी संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर इसका अर्थ निकाल सकता है कि बिल्ली शब्द में दो पूर्ण अक्षर तथा एक आधा अक्षर है। इन्हीं दो स्तरों पर सूचना का विश्लेषण किए जाने पर स्मृति कमजोर रहती है और शीघ्र ही उसका क्षय हो जाता है। सूचना का प्रक्रमण एक तीसरे और गहन स्तर पर किया जा सकता है। कोई भी सूचना लंबे समय तक हमारी स्मृति में इसके लिए आवश्यक है कि उसका अर्थ समझकर उस सूचना का विश्लेषण किया जाए। उदाहरणतः आप यह सोच सकते हैं कि बिल्ली एक जानवर है जिसके रोए होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और यह स्तनधारी होती है। आप बिल्ली की प्रतिमा भी अपने मन में ला सकते हैं और उसे अपने अनुभव से जोड़ सकते हैं। संक्षिप्त में, जब हम सूचना की संरचनात्मक और स्वनिक विशेषताओं पर ध्यान देते हैं तो यह निचले स्तर का प्रक्रमण होता है, जबकि इसके शब्दार्थ के आधार पर कुछ संकेतन करना गहन स्तर का प्रक्रमण है। इससे ऐसी स्मृति बनती है कि उसका विस्मरण अपेक्षाकृत कम होता है। हम किसी सूचना को जिस तरह से संकेतित करते हैं, हमारी स्मृति उसी का परिणाम होती है। इस तथ्य का महत्व अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक है। स्मृति के इस पक्ष से आप यह अनुभव करेंगे कि जब भी आप कोई नया पाठ सीख रहे होते हैं तो यथासंभव सामग्री के अर्थ पर विस्तार पूर्वक ध्यान देना आवश्यक होता है, न कि केवल रट कर याद करना। इस युक्ति का प्रयोग कीजिए और आप शीघ्र ही महसूस करेंगे कि किसी सूचना के अर्थ को समझना तथा उसे दूसरे सप्रत्यों, तथ्यों एवं अपने जीवन के अनुभव से जोड़ना दीर्घकालिक धारणा का सुनिश्चित उपाय है। दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार, जैसा कि आपने बाक्स 7.1 में पढ़ा कि अल्पकालिक स्मृति या कार्यकारी स्मृति में एक से अधिक घटक होते हैं, उसी तरह दीर्घकालिक स्मृति भी एक नहीं है, क्योंकि इसमें भिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं। इस दृष्टिकोण से दीर्घकालिक स्मृति के कई प्रकार होते हैं। उदाहरण के लिए, दीर्घकालिक स्मृति का एक प्रमुख वर्गीकरण घोषणात्मक डिक्लेरेटिव एवं प्रक्रियामूलक प्रोसीड्यूरल, कभी कभी अघोषणात्मक स्मृतियां हैं। सभी सूचनाएं जिनमें तथ्य, नाम, तिथि जैसे रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। मेढक उभयचर प्राणी है तथा आप और आपके मित्र का एक ही नाम है। घोषणात्मक स्मृति के अंग है। दूसरी ओर प्रक्रियामूलक स्मृति उन स्मृतियों से संबंधित है जिनमें किसी कार्य को पूरा करने के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे साइकिल चलाना, बास्केटबॉल खेलना, चाय बनाना इत्यादि। घोषणात्मक स्मृति से संबंधित तथ्यों का शाब्दिक वर्णन किया जा सकता है, जबकि प्रक्रियामूलक स्मृति को सहजता से वर्णित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप यह तो बता सकते हैं कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, लेकिन यदि कोई पूछे कि साइकिल कैसे चलाई जाती है तो यह बताना आपके लिए कठिन होता है। टर्लविंग ने एक अन्य वर्गीकरण सुझाया कि घोषणात्मक स्मृति घटना परक, एपिसोडिक या अर्थी सेमेंटिक
स्मृति के रूप में वर्गीकृत की जा सकती है। घटनापरक स्मृति में जीवन चरित्र से संबंधित सूचनाएं होती हैं। हमारे निजी जीवन से संबंधित स्मृतियां घटनापरक स्मृति बनाती हैं, इसीलिए सामान्यतः इनकी संवेगी स्वरूप होता है। आप जब कक्षा में प्रथम आए तो आपको कैसा लगा, या आपका मित्र आपसे गुस्सा हुआ, या उसने आपसे कुछ कहा जब आपने अपना वादा पूरा नहीं किया? यदि इस तरह की घटनाएं वास्तव में आपके जीवन में घटित हुई हो तो संभवतः आप इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने में समर्थ होंगे। इस भाग से 7.2 दीर्घकालिक स्मृति वर्गीकरण। दीर्घकालिक स्मृति का अध्ययन एक रोचक विषय है तथा शोधकर्ताओं ने कई नवीन तथ्यों का उद्घाटित किया है। निम्न विवरण मानव स्मृति की जटिल एवं गणितात्मक प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। क्षण दीप स्मृतियां ऐसी घटनाओं की स्मृतियां होती हैं जो बहुत आश्चर्यचकित और उद्दीपित करने वाली होती हैं। ऐसी स्मृतियां बहुत विशद होती हैं। यह ठीक उसी तरह होती हैं जैसे कि किसी आधुनिक कैमरे से लिया गया फोटो। आप बटन दबाइए और 1 मिनट के बाद वह चित्र आपके सामने होता है। जब आप चाहे उस चित्र को देख सकते हैं। क्षण दीपीय स्मृतियां किसी विशेष स्थान, तिथि व समय से जुड़े ऐसे चित्र की होती हैं जो हमारी स्मृति में लगभग स्थिर हो जाती हैं। संभवतः लोग इस प्रकार की स्मृतियों को बनाने का अधिक प्रयास करते हैं तथा उसके विस्तृत गुणों पर आधारित प्रकाश डालते हैं, जिसके कारण गहन स्तर का प्रक्रमण हो जाता है एवं पुनरुद्धार के लिए अधिक संकेत प्राप्त हो जाते हैं। जीवन चरित्र स्मृतियां यह व्यक्तिगत जीवन से संबंधित स्मृतियां होती हैं जो पूरे जीवन में समान रूप से वितरित नहीं होती है। हमारे जीवन में कुछ काल दूसरे काल की अपेक्षा अधिक स्मृतियां उत्पन्न करते हैं, जैसा कि प्रारंभ बाल्यावस्था, विशेष प्रथम 4 से 5 वर्ष के आयु की स्मृतियां हम नहीं बता पाते हैं। इसे बाल्यावस्था स्मृति लोप कहते हैं। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था के तुरंत बाद अर्थात 20 के दशक में स्मृतियों की संख्या में नाटकीय वृद्धि होती है। संभवतः घटनाओं की संवेद्यता, नवीनता एवं महत्व का इसमें योगदान होता है। वृद्धावस्था के दौरान जीवन के हाल ही के वर्षों की स्मृतियां सबसे अधिक होती हैं। हालांकि 30 वर्ष की आयु के आसपास कुछ स्मृतियों में अवनीति प्रारंभ हो जाती है। निहित स्मृतियां जीवन नवीन अध्यायों से यह प्रदर्शित हुआ है कि कुछ स्मृतियां व्यक्ति की चेतना अभिज्ञा से बाहर हो रहती है। निहित स्मृतियां वे स्मृतियां हैं जिनके प्रति व्यक्ति अनभिज्ञ होती हैं तथा जो स्वचालित रूप से पुनरुद्धृत होती हैं। यदि कोई व्यक्ति टंकण जानता है तो वह यह भी जानता है कि कौन से अक्षर कुंजी पटल पर है। यदि कुंजी पटल के चित्र में रिक्त कुंजी दी जाए तो कई टंकण सही कुंजी नहीं बता पाते। निहित स्मृतियां हमारी अभिज्ञा की सीमाओं से बाहर होती हैं। दूसरे शब्दों में हम नहीं जानते कि हमारे स्मृति कोश में कोई अनुभव संचित है या नहीं। तथापि निहित स्मृतियां हमारे व्यवहारों को प्रभावित करती रहती हैं। इस प्रकार की स्मृतियां उन मरीजों में पाई गई जिन्हें मस्तिष्क में चोटें लगी थी। उनको कुछ सामान्य शब्दों की एक सूची दिखाई गई। कुछ मिनट के पश्चात मरीजों से सूची के शब्द पूछे गए तो वे नहीं बता पाए, किंतु 2 अक्षरों को देकर उनसे बनने वाले शब्दों के लिए उन्हें उकसाया गया तो मरीज शब्द का प्रत्याहार कर सके। जिन लोगों की स्मृतियां सामान्य होती हैं उनमें भी निहित स्मृतियां पाई जाती हैं। तरह के अनुभव को भुलाना सरल नहीं होता, किंतु यह भी सत्य है कि बहुत सारी घटनाएं जीवन में लगातार होती रहती हैं जिसमें सभी को हम याद नहीं रखते। दुखद एवं कष्टप्रद अनुभवों को हम उतना ही नहीं याद रखते जितना सुखद अनुभव को। अर्थ स्मृतियां सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता की स्मृति है। सभी प्रकार के प्रत्यय, विचार तथा तर्क संगत नियम अर्थी स्मृतियों में संचित होते हैं। उदाहरण अर्थगत स्मृतियों के कारण ही हम अहिंसा का अर्थ याद रख पाते हैं, या हम यह भी याद रख पाते हैं कि 2 + 6 = 8 होता है, या नई दिल्ली क्रियाकलाप 7.2। विद्यालय ने अपने प्रारंभिक
दिनों को याद कीजिए, उन दिनों में घटित हुई दो अलग अलग घटनाओं को लिखिए जो आपको सजीव रूप से याद हो। प्रत्येक घटना को अलग अलग कागज पर लिखिए। दूसरा, कक्षा 11 के प्रथम माह के बारे में सोचिए। उस माह जो घटनाएं घटित हुई उनमें से दो के बारे में अलग अलग लिखिए जो आपको सजीव रूप से याद हो। आप प्रत्येक के लिए अलग कागज प्रयोग कीजिए। घटना की लंबाई, अनुभूत संवेग एवं संगीत के आधार पर इनकी तुलना कीजिए। क्रियाकलाप 7.3, निम्नलिखित वाक्यों को अलग कार्ड पर लिखिए। अपने से निचले कक्षा के विद्यार्थियों को यह खेल खेलने के लिए आमंत्रित कीजिए। उसे अपनी मेज के दूसरी ओर सामने बिठाइए। उसे बताइए कि इस खेल में आपको कुछ कार्ड एक एक करके धीरे धीरे से दिखाए जाएंगे, पर आपको प्रत्येक कार्ड पर लिखे प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है तथा उसका उत्तर हाँ या नहीं में देना है। यदि दिए गए उत्तर को लिखिए। क्या यह शब्द बड़े अक्षरों में लिखा है? BELT, बेल्ट। क्या यह शब्द हाल शब्दों से तुकबंदी करता है? चाल। क्या यह शब्द नीचे दिए गए वाक्य में सही बैठता है? विद्यालय में पढ़ते हैं विद्यार्थी। क्या यह शब्द सोना शब्द से तुकबंदी करता है? सोहर। क्या यह शब्द अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा है ब्रेड। क्या यह शब्द नीचे दिए गए वाक्य में सही बैठता है? मेरे चाचा का पुत्र मेरा है चचेरा भाई। क्या यह शब्द नीचे दिए गए वाक्यों में सही बैठता है? मेरा एक सब्जी घर। क्या यह शब्द नीचे दिए गए वाक्य में सही बैठता है? एक फर्नीचर आलू। क्या यह शब्द अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखा है? टेबल। क्या यह शब्द बंदूक शब्द से तुकबंदी करता है? संदूक। क्या यह शब्द अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखा है? मार्क्स। क्या यह शब्द पुस्तक शब्द से तुकबंदी करता है? महान। क्या यह शब्द नीचे दिए गए वाक्य में सही बैठता है? बच्चे खेलना पसंद करते हैं। खेल। क्या यह शब्द नीचे दिए गए वाक्य में सही बैठता है? लोग प्रायः से बाल्टी से मिलते हैं। मित्रों। क्या यह शब्द नीचे दिए गए वाक्यों में सही बैठता है? मेरी कक्षा से भरी हुई है कमीजों। क्या यह शब्द नीचे दिए गए वाक्य में सही बैठता है? मेरी माँ मुझे पर्याप्त जेब देती है। खर्च। कार्ड पढ़ने के बाद विद्यार्थी ने उन शब्दों का प्रत्याहान करने के लिए कहिए जिनके बारे में प्रश्न पूछे गए थे। याद किए गए शब्दों को लिख लीजिए। इस प्रश्न में वांछित प्रक्रमण के आधार पर संरचनात्मक, स्वनिमिक एवं शब्दार्थक प्रकार से प्रहान किए गए शब्दों की संख्या लिख लीजिए। अपने अध्यापक के साथ परिणामों की विवेचना कीजिए। क्रियाकलाप बॉक्स 7.3, स्मृति मापन की विधियां। स्मृति मापन का प्रायोगिक रूप से कई प्रकार से किया जा सकता है। चूंकि कई प्रकार की स्मृतियां होती है, अतः एक विधि जो एक स्मृति का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होती है वह दूसरे प्रकार की स्मृति का अध्ययन करने के लिए अनुपयुक्त हो सकती है। स्मृति मापन की प्रमुख विधियां यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। मुक्त प्रहयान अथवा पुनः स्मरण एवं प्रत्यभिज्ञान। तथ्य घटना से संबंधित स्मृतियां मापन हेतु मुक्त प्रत्याहान विधि में प्रतिभागियों को कुछ शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं जो उन्हें याद करने होते हैं और कुछ समय के बाद उन्हें शब्दों को किसी भी क्रम में प्रत्याहान करने को कहा जाता है। जितना अधिक वे पुनः स्मरण कर पाते हैं उतनी अच्छी उनकी स्मृति मानी जाती है। प्रत्यभिज्ञान विधि में प्रतिभागी याद किए हुए शब्दों को अपरिचित शब्द जिसे उसने पहले नहीं देखा के साथ देखता है और उसका काम उनमें से याद किए गए शब्दों को पहचानना होता है। जो जितना अधिक याद किए गए शब्दों को पहचान लेता है उसकी स्मृति उतनी ही अच्छी होती है। वाक्य सत्यापन कार्य अर्थी स्मृति मापन हेतु, जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा है कि अर्थी स्मृति किसी प्रकार के विस्मरण के अधीन नहीं होती है क्योंकि इसमें वह सामान्य ज्ञान सम्मिलित होता है जो हमारे पास होता है। वाक्य सत्यापन कार्य में प्रतिभागियों को यह बताना होता है कि दिए हुए वाक्य सही है या गलत। जितनी तीव्र गति से प्रतिभागी उत्तर देता है उतनी अच्छी तरह से सूचना धारित होती है जो वाक्यों को सत्यापित करने के लिए आवश्यक होती है। अर्थ ज्ञान का मापन करने के लिए इस क्रिया का उपयोग कैसे किया जाए उसके लिए क्रियाकलाप 7.3 देखें। प्राथमिक लेप उन सूचनाओं की मापन करने के लिए जिन्हें हम शाब्दिक रूप से नहीं बता सकते। हम कई प्रकार की सूचनाओं को संचित करते हैं
जिन्हें हम शाब्दिक रूप से वर्णित नहीं कर सकते। उदाहरणतः साइकिल चलाने या सितारा बजाने के लिए आवश्यक सूचना। इसके अलावा वे सूचनाएं भी हम संचित करते हैं जिनके प्रति हम अनभिज्ञ होते हैं, जिसे निहित स्मृति भी कहते हैं। प्राथमिक लेप विधि में प्रतिभागियों को शब्द की एक सूची दिखाई जाती है, जैसे बंदरगाह, अस्पताल, फुर्तीला इत्यादि। फिर उन्हें इन शब्दों के कुछ अंश जैसे बंद, अस्प, फूर, दूसरे शब्द के अंश जिन्हें प्रतिभागियों ने पहले से नहीं देखा है के साथ मिलाकर दिखाए जाते हैं। प्रतिभागी पहले देखे हुए शब्दों के अंश को अनदेखे शब्दों की अंश की तुलना में शीघ्रता से पूरा करते हैं। पूछे जाने पर अक्सर वे इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं तथा यह कहते हैं कि उन्होंने केवल अंदाज से इसे पूरा किया है। एसटीडी कोड 011 है या किताब में ई की मात्रा गलत है। घटनापरक स्मृति की भांति हम इस तिथि नहीं याद रख पाते, जैसा कि आप यह याद नहीं रख पाते कि कब आपने अहिंसा का अर्थ जाना या किस तिथि को यह जाना कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। चूंकि घटनापरक स्मृति तथ्यों, विचारों तथा सामान्य ज्ञान तथा जागरूकता से संबंधित होती है, इसीलिए इसकी सामग्री भाव तटस्थ होती है, अतः इसकी विस्मृति नहीं होती। दीर्घकालिक स्मृति के विविध अन्य वर्गीकरण के लिए भाग से 7.2 देखें। स्मृति में ज्ञान का संगठन एवं प्रतिनिधान। इस खंड में हम यह देखेंगे कि दीर्घकालिक स्मृति में सूचनाएं किस प्रकार संगठित होकर एक प्रारूप धारण करती हैं। चूंकि दीर्घकालिक स्मृति में बृहद मात्रा में सूचनाएं होती हैं जिनका उपयोग हम कुशलता पूर्वक करते हैं, अतः यह जानना बहुत उपयोगी होगा कि हमारा स्मृति तंत्र किस प्रकार से इन सूचनाओं को संगठित करता है, जिससे कि हम सही समय पर सही सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालिक स्मृति में सूचना संगठन से संबंधित बहुत से विचार उन प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर जो अर्थी पुनरुद्धार कार्यों के उपयोग से प्राप्त हुए हैं। संभवतः आप इस बात से सहमत होंगे कि अर्थी स्मृति की सामग्री के पुनः स्मरण में कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। कोई व्यक्ति यह जानता है कि पंछी उड़ते हैं तो वह कभी इस प्रश्न का गलत उत्तर नहीं देगा कि क्या पंछी उड़ते हैं। उत्तर हमेशा सहमति में होगी, किंतु लोग उन प्रश्नों का उत्तर देने में भिन्न भिन्न समय ले सकते हैं जिनमें अर्थी निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। क्या पंछी उड़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई व्यक्ति 1 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेगा, किंतु यदि यह पूछा जाए कि क्या पंछी जानवर है तो उत्तर देने में समय लग सकती है। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में लोगों को कितना समय लगेगा, इसके आधार पर दीर्घकालिक स्मृति संगठन के स्वरूप का अनुमान लगाया गया है। दीर्घकालिक स्मृति में ज्ञान प्रतिनिधान की सबसे महत्वपूर्ण इकाई स्वप्रत्यय है। स्वप्रत्यय कंसेप्ट उन वस्तुओं और घटनाओं के मानसिक संवर्ग है जो कई प्रकार से एक दूसरे के समान है। एक बार जब सब प्रत्यय बन जाते हैं तो वह वर्गों में संगठित हो जाते हैं। वर्ग स्वयं ही एक प्रत्यय है, किंतु इनका प्रकार दूसरे सब प्रत्ययों में समान विशेषताओं के आधार पर सामान्यताएं संगठित करता है। उदाहरणतः आम शब्द एक वर्ग है क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के आमों को एक ही वर्ग में रख सकते हैं, तथा साथ ही यह एक स्वप्रत्यय भी है जो फल की श्रेणी में आता है। स्वप्रत्यय स्कीमा में भी संगठित होते हैं जो एक मानसिक ढांचा होता है तथा जो इस वस्तु जगत के बारे में हमारे ज्ञान एवं अभिग्रह का प्रतिनिधान करते हैं। उदाहरणतः हमारे पास बैठक का एक स्कीमा हो सकता है जो हमें बताता है कि बैठक में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे सोफा, मेज, तस्वीर आदि, और हमें उन्हें बैठक में कहाँ ढूंढना चाहिए। अभी तक हमने स्वप्रत्यय को ज्ञान की मूलभूत स्तर के रूप में जांचा, जहां वह दीर्घकालिक स्मृति में निरूपित होता है, तथा वर्ग और स्कीमा के विचारों को जाना जहां स्वप्रत्यय प्राथमिक स्तर पर संगठित होते हैं। आइए देखें कि दीर्घकालिक स्मृति में उच्च स्तर पर स्वप्रत्यय का संगठन कैसे होता है। सन 1969 में एलन कोलिंस एवं रास क्यूवुलियन ने ऐतिहासिक शोध पत्र
प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक स्मृति में सूचना श्रेणीबद्ध रूप से संगठित होती है तथा उसकी एक जालीदार संरचना होती है। इस संरचना के तत्वों को निष्पद बिंदु कहा जाता है। निष्पद बिंदु स्वप्रत्यय होते हैं, किंतु इनके बीच के संबंध में नाममात्रित संबंध कहते हैं, जो स्वप्रत्यय के गुणधर्म या श्रेणी सदस्यता दर्शाते हैं। दीर्घकालिक ज्ञान की इस प्रस्ताविक जालीदार संरचना की पुष्टि के लिए प्रयोगों के प्रतिभागियों से कुछ वाक्यों को सत्यापित करने को कहा गया है। जैसे केनरी एक पंछी है, उत्तर हाँ या नहीं में था, या केनेरी एक जानवर है, ये सामान्य वर्ग समावेश के कथन थे। इनमें केनरी शब्द आप शायद जानते हैं कि यह एक पंछी है तथा एक पंछी है विधेय है। इन प्रयोगों से जो समीक्षा निष्कर्ष मिला वह केनरी गा सकती है, पीली होती है। शत्रुमुर्ग लंबी पतली टांगे होती हैं, लंबी होती है, उड़ नहीं सकती। चिड़िया पंख होते हैं, उड़ सकती है पर होते हैं। जानवर चमड़ी होती है, सांस लेते हैं, खाना खाता है, इधर उधर घूम सकता है। मछली पंख होते हैं, तैर सकती है, क्लोम होते हैं। सैल्मन गुलाबी है, खाई जा सकती है, अंडे देने के लिए धारा के विपरीत तैरती है। शार्क काट सकती है, खतरनाक है। चित्र 7.2 जालीदार श्रेणीबद्ध मॉडल यह था कि जैसे विधेय किसी वाक्य में कर्ता पदानुक्रम से दूर होता गया, लोग ने सही या गलत बताने में अधिक समय लिया। अर्थात लोगों ने पहले जानवर की तुलना में की केनरी एक पंछी है, दूसरे कथन को कि केनरी एक जानवर है, जांचने में अधिक समय लिया, क्योंकि पंछी एक पास की उच्च श्रेणी है जिसमें केनरी को रखा जा सकता है, जबकि जानवर एक ऐसी उच्च श्रेणी है जो केनरी के स्वप्रत्यय से दूर एवं परोक्ष है। इस श्रेणी दृष्टिकोण के अनुसार हम सभी सूचनाओं को एक निश्चित स्तर पर संचित कर सकते हैं जो उस श्रेणी के सभी सदस्यों पर लागू होती है, तथा निचले क्रमिक स्तर पर इसे अधिक दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक लाघव को कोग्निटिव इकोनॉमी को सुनिश्चित करती है। इसका तात्पर्य है कि दीर्घकालिक स्मृति की क्षमता का अधिकाधिक एवं कुशलतापूर्वक तथा कम से कम रिक्तता में उपयोग किया जा सके। अभी तक हमने स्वप्रत्यय का दीर्घकालिक स्मृति में ज्ञान प्रतिज्ञान की एक इकाई के रूप में चर्चा की है तथा यह देखा कि किस प्रकार से स्वप्रत्यय संगठित होते हैं। क्या इसका प्रत्यय यह है कि कोई भी ज्ञान केवल शब्दों के प्रारूप में ही संकेतिक होता है? यह कूट संकेतन अन्य प्रकारों से भी हो सकता है। यह दिखाया जा चुका है कि सूचना प्रत्याक्षिक रूप से वाक्य 7.4 स्मृति निर्माण प्रत्याक्षिक एवं असत्य स्मृतियां, प्रत्यक्ष साक्षी स्मृतियां। कोर्ट में अपराधी मामले की कार्रवाई को यदि आपको कुछ अनुमान है तो आप जानते होंगे कि दोषी के प्रति प्रत्यक्ष का साक्ष्य सबसे विश्वसनीय साक्ष्य माना जाता है। 1970 के दशक के मध्य में लॉफ्टस और उनके सहकर्मियों के द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह प्रदर्शित किया कि प्रत्यक्ष साक्षी की स्मृति में कोई दोष हो सकता है। लॉफ्टस ने अपने सरल प्रयोग में प्रतिभागियों को कार दुर्घटना की एक फिल्म दिखाई और बाद में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जो कि घटना के कूट संकेतन में बाधा पहुंचाने वाला था। एक प्रश्न था, कारें कितनी तीव्र गति से जा रही थी जब दोनों ने एक दूसरे को भीषण टक्कर दी और चकनाचूर कर दिया। एक दूसरा प्रश्न पूछा कि कारें किस गति से जा रही थी जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आई, जिनसे चकनाचूर वाला पहला प्रश्न पूछा गया। उन्होंने कारों की गति का अनुमान 40.8 मील प्रति घंटा लगाया, जबकि दूसरे प्रश्न वाले प्रतिभागियों ने 31.8 मील प्रति घंटा बताया। स्पष्ट प्रश्न पूछे जाने के तरीके ने स्मृति में परिवर्तन कर दिया। दिग्भ्रमित करने वाले प्रश्नों की घटना अधिलिखित थी। इस प्रयोग से और अन्य प्रयोग के परिणाम से लॉफ्टस ने यह स्पष्ट प्रदर्शित किया कि स्मृति में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं। कुछ त्रुटियां दिग्भ्रमित प्रश्नों के कारण तो कुछ घटना की भावनात्मक प्रकृति के कारण हो सकती हैं। चूंकि दुर्घटना या हिंसा की घटनाएं तीव्र संवेग उत्पन्न करती हैं और प्रत्यक्ष साक्षी इतनी अभिभूत हो जाती हैं
कि कूट संकेतन के समय छोटी छोटी बातें पर ध्यान नहीं देता है। असत्य स्मृतियां। नवीन शोध में एक रोचक घटना सामने आई है जिसमें मिथ्या स्मृति कहा जाता है। जो घटनाएं कभी घटित नहीं हुई उनकी स्मृति भी शक्तिशाली कल्पनाशील से उत्पन्न कराई जा सकती हैं। आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे। आइए गहरी मैनिंग एवं लाप्टस के द्वारा 1996 में किए गए एक ऐसे प्रयोग के माध्यम से मिथ्या स्मृति की विशेषताओं को समझे। अपने प्रयोग में प्रतिभागियों के सामने उन्होंने कुछ घटनाओं की सूची दी जो उनके जीवन में घटित हो सकती थी। प्रयोग के प्रथम चरण में उन्होंने यह जाना कि बचपन की घटनाओं को यथासंभव याद करके बताए गए कि क्या वास्तव में इनमें से कोई घटना उनके जीवन में घटी थी। 2 सप्ताह बाद उन्हें प्रयोगशाला में पुनः बुलाया कर उन्हें घटनाओं की कल्पना करने या चक्षुष प्रत्यक्षण करने को कहा, जैसा कि वे घटनाएं वास्तव में उनके जीवन में घटित हुई हों। विशेषकर उन घटनाओं के लिए यह क्रिया करवाई जिनके घटित होने की संभाव्यता बहुत कम थी। यह प्रयोग का दूसरा चरण था। अंत में तीसरे चरण में प्रयोगकर्ता ने बहाना बनाया कि पहले चरण में घटनाओं की मूल्यांकन सूची उनसे खो गई है। अतः वे फिर से सूची लेकर मूल्यांकन करें कि उनमें से किन घटनाओं को उनके जीवन में घटित होने की संभावना है। रोचक बात यह थी कि पहले चरण में जो घटनाएं निम्न मूल्यांकित की गई थी और जिनको चक्षुष प्रत्यक्षण तथा कल्पना करने को कहा गया था, अब उनका उच्च मूल्यांकन किया गया था। प्रतिभागियों ने बताया कि वे घटनाएं उनके जीवन में वास्तविक में घटित हुई थीं। इस परिणाम से यह संकेत मिलता है कि स्मृतियां उत्पन्न कराई जा सकती हैं तथा कल्पना स्मृति के द्वारा आरोपित की जा सकती हैं। यह एक ऐसा परिणाम है जो स्मृति की प्रक्रियाओं को एक उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। में या प्रतिमाओं के रूप में संकेतित की जा सकती हैं। प्रतिमा किसी भी प्रतिनिधान का स्थूल रूप है जो किसी वस्तु के प्रत्याशिक गुणधर्म को बताती है। यदि आपके सामने विद्यालय शब्द बोला जाए तो आपके सामने अपने विद्यालय की प्रतिमाएं उभर कर आएगी। वास्तव में सभी मूर्त वस्तुएं तथा सब प्रत्यय कुछ प्रतिमाएं उत्पन्न करती हैं जिन्हें हम शाब्दिक या चक्षुक रूप में संकेतित करते हैं। इसे द्विसंकेत परिकल्पना ड्यूल कोड हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे मूलतः पैबीय ने प्रतिपादित किया था। इस परिकल्पना के अनुसार मूर्त संज्ञाएं एवं मूर्त वस्तुओं से संबंधित सूचनाएं प्रतिमाओं के रूप में संकेतित एवं संचित की जाती हैं, जबकि अमूर्त सब प्रतियों से संबंधित सूचनाएं शाब्दिक एवं वर्णनात्मक कोड धारण कर लेती हैं। उदाहरण के लिए यदि आपसे पंछी का वर्णन करने को कहा जाए तो सर्वप्रथम आप उसकी एक प्रतिमा का निर्माण करेंगे एवं उसके आधार पर पंछी का वर्णन करेंगे, किंतु दूसरी ओर सत्यता या ईमानदारी जैसे सप्रतियों के अर्थ के साथ उस प्रकार से अनुषंगिक प्रतिमाएं नहीं होगी। इसीलिए जो भी सूचना शाब्दिक तथा प्रतिमा के रूप में संकेतित की जाती है उसका अधिक आसानी से पुनः स्मरण किया जा सकता है। सूचना को प्रतिमा के रूप में संकेतित तथा संचित करने के कारण केवल मानसिक प्रतिरूप विकसित होते हैं। बहुत से प्रतिदिन के क्रियाकलापों में मानसिक प्रतिरूपों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरणतः किसी सड़क पर दिशा निर्देश का पालन करना, साइकिल के पुर्जों को जोड़ना या किसी पास शास्त्र की किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कोई व्यंजन बनाना, इन सभी को शाब्दिक रूप से देशिक मानसिक प्रतिरूप बनाते हैं। अतः मानसिक प्रतिरूप को अविश्वास है जो हमारे वातावरण की संरचना से संबंधित होते हैं तथा शाब्दिक वर्णन एवं मूर्त प्रतिमाओं की मदद बनते हैं। स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में, यदि स्मृति प्रक्रिया के प्रारंभिक अन्वेषण को देखें तो संभवतः आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि स्मृति मूलतः संचित सामग्री से पुनरुत्पादन की प्रक्रिया है। यह दृष्टिकोण एबी गहास एवं उसके अनुयायियों का था। उन्होंने स्मृति में संचित की जाने वाली सूचना की मात्रा पर बल दिया तथा संचित एवं पुनरुत्पादित सामग्री का मिलान करके उसकी परिशुद्धता की जांच की। यदि पुनरुत्पादित सामग्री और संचित सामग्री में कुछ विचलन पाया जाता
तो वह त्रुटि एवं स्मृति का विफलता मानी जाती है। स्मृति में भंडारण का यह लक्षण यह प्रदर्शित करता है कि स्मृति सीखी हुई सामग्री को दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित करने की एक निष्क्रिय घटना मात्र है। इसी स्थिति में सन 1930 के दशक के प्रारंभिक दिनों में बर्टलेट ने चुनौती दी, जिनका मानना था कि स्मृति एक सक्रिय प्रक्रिया है और जो कुछ भी हम संचित करते हैं उसमें निरंतर परिवर्तन और संशोधन होते रहते हैं। जो कुछ भी हम याद करते हैं वह इस बात से प्रभावित होते हैं कि हम कैसे उद्दीपक सामग्री को अर्थ प्रदान करते हैं, और एक बार जब उसे स्मृति तंत्र में भेज देते हैं तो वह अन्य संज्ञानात्मक क्रियाओं से अलग नहीं रह सकती। सारांश यह कि बर्टलेट ने स्मृति को संरचनात्मक प्रक्रिया माना है, न कि पुनरुत्पादक प्रक्रिया। अर्थपूर्ण सामग्री तथा यथा कहानियां, गद्य, दंत कथाएं इत्यादि का उपयोग करते हुए बर्टलेट ने यह समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार कोई विशिष्ट स्मृति व्यक्ति के ज्ञान, लक्ष्यों, अभिप्रेरण, वरीयता तथा अन्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है। उन्होंने सरल प्रयोग किए जिनमें पहले उपर्युक्त प्रकार की सामग्री को प्रतिभागी पढ़ते थे, फिर 15 मिनट के अंतराल के बाद जो पढ़ता था उसका प्रत्याहान करते थे। बर्टलेट ने क्रमिक पुनरुत्पादन विधि का प्रयोग किया, जिसमें प्रतिभागी याद की हुई सामग्री को भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर प्रत्याहान करते थे। इन क्रमिक पुनरुत्पादन में अनेक प्रतिभागियों ने कई प्रकार की गलतियां की, जिसे बर्टलेट ने स्मृति की संरचनात्मक प्रक्रिया को समझने के लिए उपयोगी माना। उनके प्रतिभागियों ने मूल पाठ को अपने ज्ञान के ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए परिवर्तित कर दिया, अनावश्यक वर्णनों की व्याख्या की, मुख्य कथा वस्तु को विस्तृत किया तथा सामग्री को पूर्ण रूप से बदल दिया ताकि वह अधिक तार्किक एवं समनुगत लगे। इस प्रकार के परिणामों की व्याख्या हेतु बर्टलेट ने स्कीमा शब्द का उपयोग किया, जिसका तात्पर्य भूतपूर्व अनुभव और प्रतिक्रियाओं का एक सक्रिय संगठन था। स्कीमा भूतपूर्व अनुभव और ज्ञान का एक संगठन है जो आने वाली नई सूचना के विश्लेषण, भंडार तथा पुनरुद्धार को प्रभावित करता है। अतः स्मृति का एक संरचनात्मक सक्रिय प्रक्रिया है जहां सूचनाएं व्यक्ति के पूर्व ज्ञान, समझ एवं प्रत्याशाओं के अनुसार सांकेतिक एवं संचित की जाती हैं। विस्मरण के स्वरूप एवं कारण हम में से सब ने लगभग प्रतिदिन विस्मरण एवं उसके परिणामों का अनुभव किया होगा। हम भूलते क्यों हैं? क्या जो सामग्री हमने दीर्घकालिक स्मृति में रखी थी वह खो गई, या हमने उसे अच्छी तरह से याद नहीं किया, या हमने सूचना का सही तरीके से कूट संकेत नहीं किया, या भंडारण के समय इसमें कुछ तोड़ मरोड़ हो गई और गलत स्थान पर संचित कर दी गई। विस्मरण को समझने के लिए कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं और हम उनका पुनर्लोकन करेंगे जो संभावित है तथा जिन पर समुचित ध्यान दिया गया है। हरमन एम्बिगहास ने विस्मरण के स्वरूप को समझने के लिए सर्वप्रथम क्रमिक प्रयास किए। उन्होंने निरर्थक शब्दांशों की सूची जो व्यंजन और स्वर व्यंजन अक्षरों से बना था तथा जिन्हें CVC ट्राइग्राम कहा गया, जैसे NOK या SEP इत्यादि को याद किया। उस सूची को भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर पुनः याद किया तथा प्रत्येक बार प्रयासों की संख्या का मापन किया। उन्होंने पाया कि विस्मरण के क्रम का एक निश्चित प्रारूप होता है जो आप चित्र 7.3 में देख सकते हैं। चित्र 7.3 धारण की मात्रा प्रतिशत में 20, 25, 50, 75, 100, 20 मिनट, 1 घंटा, 8.8 घंटा। स्मरण की मात्रा, धारण की मात्रा 75, 50, 25, 0। स्मरण की मात्रा प्रतिशत में 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 31 और 100। सीखने के बाद का समय दिनों में। चित्र 7.3 में एम्बिगहास का विस्मरण वक्र प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि ग्राफ में प्रतीत होता है कि विस्मरण की दर प्रारंभिक 9 घंटों में विशेषतः प्रारंभिक पहले घंटे में सबसे ज्यादा है, उसके बाद गति धीमी हो जाती है तथा कई दिनों में के बाद भी ज्यादा नहीं भूला गया। यद्यपि एम्बिगहास के प्रयोग प्रारंभिक अन्वेषण थे तथा बहुत परिष्कृत भी नहीं थे, तथापि स्मृति शोध को इसने कई महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित किया है। अब यह सर्वसम्मति से माना जाता है कि शुरू में स्मृति
में तीव्र ह्रास होता है, उसके बाद अवनति बहुत क्रमिक और धीमी गति से होती है। आइए विस्मरण की व्याख्या हेतु प्रतिपादित मुख्य सिद्धांतों का अवलोकन करें। चिन्ह ह्रास के कारण विस्मरण। चिन्ह ह्रास अनुपयोग का सिद्धांत भी कहलाता है। विस्मरण का सर्वप्रथम सिद्धांत है। इसकी अवधारणा है कि स्मृति केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कुछ संशोधन करती है, जो मस्तिष्क में होने वाली शारीरिक परिवर्तन है, जिन्हें स्मृति चिन्ह कहा जाता है। जब इन चिन्हों का लंबे समय तक उपयोग नहीं होता है तो ये धूमिल हो जाते हैं और हमें प्राप्त नहीं होते। कई कारणों से यह सिद्धांत अपर्याप्त माना जाता है। यदि स्मृति अनुपयोगी के कारण स्मृति चिन्हों का ह्रास होता है तो जो लोग याद करने के बाद सो जाते हैं उनमें जागने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक विस्मरण होना चाहिए, क्योंकि निद्रा के दौरान स्मृति चिन्हों का उपयोग नहीं होता है। परिणाम स्वरूप बिल्कुल विपरीत पाए गए। याद करने के बाद जागने वाले को याद करने के बाद सो जाने वाले की अपेक्षा अधिक विस्मरण पाया गया। चूंकि चिन्ह ह्रास का सिद्धांत विस्मरण की पर्याप्त रूप से व्याख्या नहीं कर पाया, इसीलिए शीघ्र ही एक नए सिद्धांत ने इसका स्थान ले लिया, जिसके अनुसार नई सूचना जो दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करती है वह पूर्व संचित सामग्री के प्रत्याहान में बाधा पहुंचाती है। अतः विस्मरण का मुख्य कारण अवरोध है। अवरोध के कारण विस्मरण। यदि विस्मरण चिन्ह ह्रास के कारण नहीं है तो यह क्यों होता है कि विस्मरण का सिद्धांत जो संभवतः सबसे अधिक प्रभावकारी है वह अवरोध का सिद्धांत है। इसके अनुसार स्मृति भंडार में संचित विभिन्न सामग्री के बीच अवरोध के कारण विस्मरण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने और याद करने में विभिन्न पदों के बीच सहचार्य स्थापित होता है और एक बार सहचार्य स्थापित हो जाने के बाद यह स्मृति में अक्षत रहता है। व्यक्ति बहुत सारे सहचार्य अर्जित रहते हैं और ये बिना किसी आपसी द्वंद्व के स्वतंत्र रूप से स्मृति में रहते हैं। तथापि पुनरुद्धार के समय इनमें अवरोध उत्पन्न होती है, क्योंकि भिन्न भिन्न सहचार्यों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। एक सरल क्रिया से अवरोध की यह प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी। अपने मित्र से निरर्थक शब्दांशों की दो अलग अलग सूचियां, सूची ए सूची बी के एक बाद एक याद करने को तालिका 7.1 पूर्व लक्षित तथा अग्र लक्षित अवरोध के प्रायोगिक अभिकल्प। पूर्व लक्षित अवरोध चरण 1, चरण 2 परीक्षण चरण। प्रायोगिक प्रतिभागी समूह अधिगम ए अधिगम बी प्रत्याहान ए। नियंत्रित अधिप्रभागी समूह अधिगम ए आराम कोई अधिगम नहीं प्रत्याहान ए। अग्र लक्षित अवरोध प्रायोगिक प्रतिभागी समूह अधिगम ए अधिगम बी प्रत्याहान ए। नियंत्रित प्रतिभागी समूह आराम कोई अधिगम नहीं अधिगम बी प्रत्याहान। कहिए थोड़ी देर के बाद सूची 1 में निरर्थक शब्दांशों का प्रत्याहान करवाइए। यदि सूची ए को दोहराते समय सूची बी के कुछ शब्दों का भी प्रत्याहान किया जाता है तो यह इसलिए होता है क्योंकि सूची बी को याद करने समय जो सहचार्य स्थापित हुआ था वह सूची ए को याद करते समय बने सहचार्य से अवरोध उत्पन्न करता है। विस्मरण में दो प्रकार की अवरोध उत्पन्न होती है। अवरोध अग्र लक्षित आगे की ओर चलने वाले हो सकता है। तात्पर्य यह है कि जो क्रिया आपने पहले सीखी है वह बाद में सीखी गई क्रिया को याद करने में अवरोध उत्पन्न करता है, या वे पूर्व लक्षित पीछे की ओर चलने वाले हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जब आपको पहले सीखी गई क्रिया का प्रत्याहान करने में कठिनाई हो जो किसी नई सामग्री के अधिगम के कारण हो सकती है। दूसरे शब्दों में अग्र लक्षित अवरोध में पूर्व अधिगम पश्चात अधिगम के प्रत्याहान में अवरोध पहुंचाता है, जबकि पूर्व लक्षित अवरोध में पश्चात अधिगम में पूर्व अधिगम सामग्री के प्रत्याहान में अवरोध पहुंचाता है। उदाहरणतः यदि आप अंग्रेजी जानते हो तो फ्रेंच सीखने में कठिनाई महसूस कर रहे हो तो यह अग्र लक्षित अवरोध के कारण है। दूसरी ओर यदि आप अंग्रेजी के शब्द जो फ्रेंच शब्द के परे या हो का प्रत्याहान नहीं कर पा रहे हैं तो यह पूर्व लक्षित अवरोध का उदाहरण है। अग्र लक्षित एवं पूर्व लक्षित अवरोधों को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रायोगिक अभिकल्प प्रयुक्त होते हैं
उसे सारणी 7.1 में प्रस्तुत किया गया है। पुनरुद्धार असफलताओं के कारण विस्मरण न केवल एक समय के बाद स्मृति चिन्हों के ह्रास के कारण होता है, जैसा अनुपयोगी सिद्धांत सुझाता है, या प्रत्याहार के समय स्वतंत्र रूप से संचित सहचारियों के बीच प्रतिद्वंदिता के कारण होता है, जैसा अवरोध सिद्धांत सुझाता है। भाग से 7.5 दमित स्मृतियां कुछ लोगों की अभिघातज अनुभव होते हैं। अभिघातज अनुभव संवेगात्मक रूप से दुखदायी होते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार ऐसे अनुभव अचेत मन में दामित कर दिए जाते हैं और स्मृति में पुनरुद्धार के लिए प्राप्त नहीं होते हैं। यह एक ऐसे दमन है जिसमें दर्दनाक, धमकी वाली और उलझन वाली स्मृतियां चेतना के बाहर रखी जाती हैं। कुछ लोगों में अभिघातज अनुभव के कारण मनोवैज्ञानिक स्मृति लोप हो जाता है। कुछ लोग संकट की स्थिति का अनुभव करते हैं और इस तरह की घटना से बिल्कुल समायोजित नहीं कर पाते हैं। जीवन में के कठिन यथार्थों के प्रति वे अपने आंखें, कान और मन को बंद करके उनसे मानसिक रूप से पलायन कर जाते हैं। यह सामान्यकृत स्मृति लोप के रूप में परिणत हो जाता है। इसका परिणाम एक विकार के रूप में होता है जो फ्यूग अवस्था कहलाती है। जो व्यक्ति इस अवस्था का शिकार होता है वह एक नई पहचान, नया नाम, पता इत्यादि अपना लेता है। इनके दो व्यक्तित्व होते हैं और एक को दूसरे व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। विस्मरणशीलता या दबाव एक अति दुश्चिंता के कारण स्मृतिनाश बहुत असामान्य नहीं है। बहुत सारे महत्वाकांक्षी एवं कठिन परिश्रम करने वाले विद्यार्थी परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं और घंटों पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलता है तो बहुत अधिक घबरा जाते हैं। जो कुछ भी उन्होंने अच्छी तरह से तैयार किया था उसे भूल जाते हैं। क्रियाकलाप 7.4 नीचे दिए गए दो सूची यहाँ दी गई हैं। पहली सूची को इस तरह याद कीजिए कि आप सभी शब्दों को बिना किसी त्रुटि के प्रत्याहार कर सकें। अब दूसरी सूची लीजिए और कुछ उसे शब्द के सही प्रत्याहार की कसौटी को याद कीजिए। अब सूचियों के बारे में भूल जाइए और 1 घंटे तक कुछ और पढ़िए। अब पहली सूची के शब्दों का प्रत्याहार कीजिए और उन्हें लिखिए। सही प्रत्याहार किए गए शब्दों की कुल संख्या तथा गलत प्रत्याहार किए गए कुल शब्दों की संख्या को लिखिए। सूची 1 बकरी, सियार, खच्चर, घोड़ा, सांप, भेड़, बंदर, हिरन, चीता, खरगोश, तेंदुआ, ऊंट, गिलहरी, भेड़िया, तोता। सूची 2 सुअर, कबूतर, मैना, आलू, भैंस, हाथी, कोबरा, शेर, लोमड़ी, चूहा, गद्दा, बाघ, बछड़ा, कौवा। अपने एक मित्र के सहयोग लीजिए और उसे सूची 1 के शब्दों को उपरोक्त कसौटी तक याद करने का अनुरोध कीजिए। इसके बाद उससे एक गाना गाने का तथा अपने साथ 1 प्याली चाय पीने का अनुरोध कीजिए। उसे लगभग 1 घंटे तक बातचीत में व्यस्त रखिए। फिर उसे पहले याद किए गए शब्दों को लिखने का अनुरोध कीजिए। अपने प्रत्याहार की अपने मित्रों द्वारा किए गए प्रत्याहार के साथ तुलना कीजिए, बल्कि प्रत्याहार के समय पुनरुद्धार के संकेतों के अनुपस्थित रहने या अनुपयुक्त होने के कारण भी होता है। पुनरुद्धार के संकेतों वे साधन हैं जो हमें स्मृति में संचित सूचनाओं को पुनः प्राप्त करने में मदद करते हैं। यह विचार टलविंग और उनके साथियों द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिन्होंने यह दिखाने के लिए कई प्रयोग किए कि स्मृति की सामग्री अक्सर हमें इसलिए नहीं होती क्योंकि पुनरुद्धार के संकेतों प्रत्याहार के समय या तो अनुपस्थित होते हैं या अनुपयुक्त। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझे। मान लीजिए कि आपने सूची में कुछ शब्द जैसे झोपड़ी, बर्रे, मकान, सोना, तांबा, चींटी इत्यादि जो कि 6 श्रेणियों से संबंधित है, यथा रहने का स्थान, कीटों का नाम, धातु की प्रकार इत्यादि को याद किया। यदि कुछ देर के बाद आपको उसका प्रत्याहार करने को कहा जाए तो आप उनमें से कुछ का पुनः स्मरण तो कर पाएंगे, लेकिन यदि दूसरे पुनर्स्मरण का प्रयास में आपको श्रेणियों का नाम भी बता दिया जाए तो आपको प्रतीत होगा कि आपने पूर्व पुनः स्मरण कर लिया है। इसके श्रेणी के नाम पुनरुद्धार के संकेतों का काम करते हैं।
श्रेणी नाम के अलावा जिस भौतिक संदर्भ में आप याद करते हैं वह भी एक प्रभावी पुनरुद्धार संकेत प्रदान करता है। स्मृति वृद्धि, यदि हम सब एक उत्कृष्ट स्मृति तंत्र का कामना करते हैं तो सुदृढ़ और विश्वसनीय हो कौन सी स्थितियों का सामना करना चाहेगा। इसमें स्मृति की विफलता के कारण उलझन और दुश्चिंता हो। स्मृति से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को जानने के बाद आप अवश्य ही यह जानना चाहेंगे कि हम अपनी स्मृति को कैसे सुधार सकते हैं। स्मृति सुधार की बहुत सारी युक्तियां हैं जिन्हें स्मृति सहायक संकेत कहा जाता है। इनमें से कुछ प्रतिमाओं के उपयोग पर जोर देते हैं तो कुछ अधिगम्य सामग्री के स्वयं निर्मित संगठनों पर। आइए इन युक्तियों और स्मृति सुधार के अन्य सुझावों पर दृष्टि डालें तथा इनकी पुनर्वलोकन करें। प्रतिमाओं के उपयोग से स्मृति सहायक संकेत। इस प्रकार की स्मृति सुधार विधि में याद किए जाने वाले सामग्री तथा उसके इर्द गिर्द सुस्पष्ट प्रतिमाओं की संरचना की जाती है। इनमें से दो प्रमुख विधियां जो प्रतिमाओं का रोचक उपयोग करती हैं वे हैं मुख्य शब्द विधि तथा स्थान विधि। और मुख्य शब्द विधि, मान लीजिए कि आपको अंग्रेजी आती है और आप अन्य किसी विदेशी भाषा को सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी का कोई शब्द जिसका ध्वनि उस विदेशी भाषा के शब्द से मिलती जुलती हो उसकी पहचान कर लीजिए। यही अंग्रेजी शब्द मुख्यतः शब्द की तरह कार्य करेगा। उदाहरणतः आपको स्पेनी भाषा का शब्द पाटो याद करना है जिसकी अर्थ है बत्तख, तो आप अंग्रेजी के पोर्ट शब्द ले सकते हैं। फिर मुख्य शब्द पोर्ट और याद किए जाने वाले शब्द पाटो दोनों को एक अंतःक्रिया करते हुए कल्पना कीजिए कि एक पानी के बर्तन पोर्ट में एक बत्तख पैटो स्पेनिश शब्द है। विदेशी भाषा को सीखने की यह विधि रटने की विधि से अधिक अच्छी होती है। वह स्थान विधि। स्थान विधि का उपयोग करने के लिए याद किए गए जाने वाले पदों को पहले वस्तुओं की दृष्टि प्रतिमाओं के रूप में एक स्थान में व्यवस्थित कीजिए। एक क्रम में पदों को याद रखने में यह विधि बहुत उपयोगी है। इसके लिए पहले उन वस्तुओं और स्थानों की कल्पना कीजिए जिनमें क्रम में से आप भली भांति परिचित हो। फिर जिन वस्तुओं को आप याद रखना चाहते हैं उन्हें एक एक स्थान से संबंधित कीजिए। उदाहरणतः बाजार जाते समय आपको ब्रेड, अंडा, टमाटर, साबुन याद रखना है तो आप मन में सोचिए कि ब्रेड और अंडा रसोई घर में, टमाटर मेज पर और साबुन स्नान घर में रखा है। जब आप बाजार पहुंचे तो आपने रसोई घर से स्नान घर तक मानसिक रूप से चलिए और जिन वस्तुओं को खरीदना है उसका पुनः स्मरण करते जाइए। संगठन के उपयोग से स्मृति सहायक संकेत। संगठन का तात्पर्य याद की जाने वाली सामग्री में एक क्रम सुनिश्चित करना है। इस प्रकार के स्मृति सहायक संकेत लाभदायक होते हैं क्योंकि संगठन के समय जो ढांचा आप बनाते हैं वह पुनरुद्धार का कार्य सरल कर देता है। और खंडनीय विधि। अल्पकालिक स्मृति का उल्लेख करते समय हमने देखा कि किस प्रकार खंडनीय से अल्पकालिक स्मृति की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसमें कई छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर एक बड़ा खंड बनाया जाता है। खंड बनाने के लिए छोटे इकाइयों को जोड़ने के संगठन के कुछ सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। अतः अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को बढ़ाने वाले नियंत्रण तंत्र के अलावा खंडीयन का उपयोग स्मृति सुधार के लिए भी किया जा सकता है। वह प्रथम अक्षर तकनीकी को प्रयुक्त करने के लिए याद किए जाने वाले प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को लेकर उससे एक शब्द या वाक्य बनाया जाता है। उदाहरणतः इंद्रधनुष के रंगों को VIBGYOUR विग्योर की तरह याद किया जाता है जिसमें V बैगनी, वायलेट, I जामुनी, इंडिगो, B ब्लू नीला, G फॉर ग्रीन, Y फॉर पीला येलो, O फॉर ऑरेंज नारंगी और R फॉर रेड। हाल के वर्षों में स्मृति सहायक संकेतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये बहुत सरल है तथा शायद स्मृति कार्यों की जटिलताओं और याद करने में होने वाली कठिनाइयों को न्यूनतम करते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति सुधार के लिए स्मृति सहायक संकेतों की तुलना से अधिक बोधगम्य उपगम्य बताए हैं। इसमें स्मृति सुधार के लिए स्मृति प्रक्रियाओं के ज्ञान पर बल दिया गया है। आइए हम इनमें से कुछ सुझावों को देखें। आवश्यक रूप से करने योग्य बातें।
और गहन स्तर का प्रक्रमण कीजिए। यदि आप किसी सूचना को अच्छी तरह से याद करना चाहते हैं तो गहन स्तर का प्रक्रमण कीजिए। क्रैक एवं लॉकहार्ट ने यह प्रदर्शित किया कि सूचना के सतही गुणों पर ध्यान देने के बजाय उसके अर्थ के रूप में प्रक्रमण किया जाए तो अच्छी स्मृति होती है। गहन स्तर के प्रक्रमण में सूचनाओं से संबंधित जितना संभव हो ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो उसके अर्थ तथा संबंधों से जुड़े हो। इस प्रकार नई सूचना आपके पूर्वावस्थापित ज्ञान तथा दृष्टिकोण का एक हिस्सा बन जाएगी और इसके याद रहने की संभावना बढ़ जाएगी। अवरोध घटाइए। जैसे कि हमने पढ़ा कि अवरोध विस्मरण का प्रमुख कारण है, अतः जिसका संभव हो सके इसे दूर रखने का प्रयास कीजिए। आपको पता है कि जब बिल्कुल समान सामग्री एक साथ सीखी जाती है तो अवरोध सबसे ज्यादा होता है। इससे बचिए और अपने अध्ययन के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि आप एक के बाद एक समान विषय को याद न करें, बल्कि पूर्वाभ्यास से असंबंधित किसी अन्य विषय को याद कीजिए। यदि यह संभव न हो तो अपने अधिगम्य अभ्यासों का वितरण कीजिए। इसका तात्पर्य है कि अवरोध को कम से कम करने के लिए अपने अध्ययन के दौरान में बीच बीच में आराम कीजिए। पर्याप्त पुनरुद्धार संकेत रखिए। जब आप कुछ याद करें रहे हो तो उसे सामग्री में निहित कुछ पुनरुद्धार संकेतों को पहचानिए और अपने पढ़ने या याद करने की सामग्री के अंशों को इनसे जोड़िए। पूरी सामग्री की तुलना में संकेतों को याद रखना सरल होता है और सामग्री तथा संकेतों के बीच जो संबंध आप बनाते हैं उस पुनरुद्धार की प्रक्रिया को बढ़ाएगा। थॉमस और रॉबिन्स ने अधिक याद रखने में विद्यार्थियों की मदद के लिए एक और युक्ति का विकास किया जिसे वे PQRST विधि कहते हैं, जिसमें प्रत्येक अक्षर क्रमशः पूर्व अवलोकन, प्रीव्यू, प्रश्न करना, क्वेश्चन पढ़ना, रीड, स्वतः जोर से पढ़ना, सेल्फ रिसिटेशन और परीक्षण टेस्ट करने का घोतक है। पूर्व अवलोकन का तात्पर्य किसी भी अध्याय की पूर्व सामग्री पर एक सरसरी दृष्टि डालना तथा उससे अवगत होना। प्रश्न करने से तात्पर्य अध्याय में से प्रश्न करना एवं उसका उत्तर खोजना है। आप पढ़ना शुरू कीजिए और जिन प्रश्नों को आपने उठाया है उनके उत्तर ढूंढिए। पढ़ने के बाद जो कुछ भी आपने पढ़ा उसे लिखिए और अंत में अपना परीक्षण स्वयं कीजिए कि आप कितना समझ पाए हैं। अंत में आपको सावधान एवं सतर्क करना आवश्यक है कि कोई भी विधि नहीं है जो याद करने से संबंधित सारी समस्याओं का निवारण कर सके तथा रातों रात स्मृति में सुधार कर दे। अपनी स्मृति को सुधारने के लिए आपको कई कारकों की ओर ध्यान देना होगा जो आपकी स्मृति को प्रभावित करके, जैसे आपका स्वास्थ्य, आपकी रुचि एवं अभिप्रेरणा, याद किए जाने वाले सामग्री से आपका परिचय इत्यादि। इसके साथ साथ स्मृति सुधार युक्तियों को सामग्री की प्रकृति के अनुसार उपयोग करना भी आपको सीखना होगा। प्रमुख शब्द खंडनीय, संज्ञानात्मक, लांघव, स्वप्रत्यय नियंत्रण प्रक्रिया, द्विसंकेत, प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति, कूट संकेतन, घटनापरक स्मृति, विस्तृत पूर्वाभ्यास, फ्यूगा अवस्था, सूचना प्रक्रमण, उपागम, अनुरक्षण, पूर्वाभ्यास, असत्य सूचक स्मृति, निर्माण स्मृति, सहायक संकेत, स्कीमा, आर्थी स्मृति, क्रमिक पुनरुत्पादन, कार्यकारी स्मृति। सारांश: स्मृति में 3 अंतः संबंधित प्रक्रियाएं कूट, संकेत, भंडारण एवं पुनरुद्धार सम्मिलित हैं। कूट संकेतन का तात्पर्य आने वाले सूचनाओं को इस प्रकार पंजीकृत करना है कि वह स्मृति तंत्र के अनुरूप हो। भंडारण और पुनरुद्धार का तात्पर्य क्रमशः सूचना को एक समय तक रखना था फिर पुनः चेतना में लाना। स्मृति का अवस्था मॉडल स्मृति प्रक्रियाओं की तुलना कंप्यूटर से करता है तथा इसके अनुसार स्मृति में आने वाली सूचना का 3 भिन्न अवस्थाएं, संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति तथा दीर्घकालिक स्मृति में प्रक्रमण होता
है। स्मृति के परिक्रमण स्तर दृष्टिकोण के अनुसार सूचना का किसी भी स्तर संरचनात्मक, ध्यानात्मक या अर्थीय स्तर पर कूट संकेत हो सकता है। यदि कोई सूचना अर्थीय स्तर, जो सबसे गहन स्तर है, पर विश्लेषित एवं सांकेतिक होती है तो यह धारण क्षमता को बेहतर करती है। दीर्घकालिक स्मृति का वर्गीकरण कई कारणों से किया गया है। घोषणात्मक, प्रतिक्रियात्मक स्मृति एवं मुख्य वर्गीकरण है, तथा दूसरा वर्गीकरण है घटनापरक एवं अर्थीय स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति में सामग्री सप्रत्यय श्रेणियां एवं प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत होती हैं तथा श्रेणीबद्ध रूप से संगठित होती हैं। स्मृति एक पुनरुत्पादन तो नहीं बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया भी है, जो हमें कुछ भी संचित करते हैं उसको व्यक्ति के पूर्व ज्ञान और स्कीमा के अनुसार परिवर्तित एवं शोधन होते हैं। विसरण किसी समयावधि तक संचित सामग्री की हानि से संबंधित किसी सामग्री को सीखने के तुरंत बाद सबसे अधिक क्षति होती है। बाद में यह क्षति धीमी गति से होती है। विस्मरण चिन्हों के ह्रास तथा अवरोध के कारण होता है। पुनरुद्धार के समय पर्याप्त संकेतों के अभाव में भी विसरण हो सकता है। स्मृति सहायक संकेत स्मृति में सुधार लाने के लिए होते हैं। कुछ संकेत प्रतिमा पर तो कुछ सीख जाने वाली सामग्री के संगठन पर बल देते हैं।